वेलकम ऑल ऑफ यू। आज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की लेक्चर सीरीज में जो डिस्कशन का टॉपिक है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, और होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी में हम लोग कंसोलिडेटेड अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी पे डिस्कशन करेंगे, और इसमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड रिजर्व, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट पे हम लोग डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं। होल्डिंग एंड सब्सिडरी। देखिए, सबसे पहले होल्डिंग एंड सब्सिडरी के बारे में डिस्कशन करते हैं। ए कंपनी में कंट्रोल ओवर अनदर कंपनी बाय टू वेज। यहां पे आपको ये समझना है, कोई भी एक कंपनी वो दूसरी कंपनी पे दो तरीके से कंट्रोल करती है। फर्स्ट, टू कंट्रोल बाय ओनरशिप टू कंट्रोल बाय ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मीन्स अगर किसी कंपनी को दूसरी कंपनी पे कंट्रोल करना है तो वो एसेट्स और लायबिलिटीज के ओनरशिप पे कंट्रोल करेगी, पहला, या टू एक्वायर ऑल और द मेजॉरिटी ऑफ द वोटिंग शेयर ऑफ दिस कंपनी। या तो वो एसेट्स और लायबिलिटी को एक्वायर कर लेगी दूसरी कंपनी की, या एक्वायर करेगी पूरा शेयर या कुछ शेयर्स पे। मीन्स आपको यहां यह समझना है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी पे अगर कंट्रोल करना चाहती है तो दो तरीके से कर सकती, कि या उसका एसेट्स और लायबिलिटीज यानी नेट एसेट्स पे कंट्रोल कर ले, नेट एसेट्स को परचेज कर ले, या फिर उस कंपनी के कुछ शेयर को परचेज कर ले। अब इन दोनों तरीकों में क्या अच्छा है? अगर आप एसेट्स एंड लायबिलिटीज की ओनरशिप को कंट्रोल करते हैं तो ये एब्जॉर्प्शन का केस हो जाएगा, अमेलगमेशन में आप चले जाएंगे। लेकिन अगर आप शेयर को एक्वायर करते हैं तो यहां पर एक कंपनी दूसरे कंपनी की होल्डिंग कंपनी बन जाती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? कंट्रोल दोनों ही है, लेकिन एक पूरे ओनरशिप पे कंट्रोल हो जाता है, उसके लिए ज्यादा पैसा चाहिए, और दूसरा क्या है कि कंट्रोल आपको केवल पूरा शेयर करिए या उतना पैसा आपके पास नहीं है तो 50% एंड अबव, मींस 50% से ज्यादा शेयर आप परचेज कर लीजिए। यहां एक चीज हम आपको क्लियर करेंगे, मेजॉरिटी 50% एंड अबव। 50% एंड अबव का मतलब है कि अगर किसी कंपनी के पास, आप ये समझिए 100,000 शेयर है और एक दूसरी कंपनी है उसके पास 100 शेयर है, तो यहां जो कॉन्सेप्ट है 50% एंड अबव, तो 100 का अगर हमें मेजॉरिटी परचेज करना है तो इसका 50% एंड अबव, 50% से ज्यादा क्या होगा? 51 शेयर। मींस अगर हम इस कंपनी का 51 शेयर परचेज करेंगे तो हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। अब 1000 शेयर में क्या होगा? 50% एंड अबव। कोई स्टूडेंट हमें बताएगा कितना होगा 50% एंड अबव शेयर 1000 शेयर के केस में? एनीवन? 500 and more than 500। 501 या 510? 501। 501 भी होगा, 510 भी होगा। देखिए एग्जाम्पल से यहां क्या निकलता है कि अगर 100 में से 51 शेयर परचेज किए तो ये 51 को रिजल्ट करता है। लेकिन अगर 1000 में 501 को करेंगे और 510, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये 50% और ये 50.1%, दोनों ही मेजॉरिटी का केस है। तो यहां पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। 50% और इसको और ज्यादा अगर हम इलोबरेट कर दें कि 50% एंड एबव की मीनिंग आप ये समझिएगा 50% प्लस 1 शेयर, तो ये आपका होल्डिंग हो जाएगा 50% प्लस 1 शेयर के केस में।
क्लियर? अब नेक्स्ट, when one company acquire all or majority of the above of the voting share of another company, the company acquiring the share is known as the holding company or parent company. मीन्स आप ये समझिए कि दो कंपनियां हैं ए और बी, ए एंड बी, और ए ने बी का 50% से ज्यादा शेयर परचेज कर लिया तो ए उस केस में होल्डिंग कंपनी हो जाएगी, और जिस कंपनी का शेयर वो परचेज करेगी, द कंपनी हुज शेयर हैव बीन एक्वायर्ड इज नोन एज सब्सिडरी कंपनी। मीन्स ए ने बी का 50% से ज्यादा शेयर परचेज कर लिया तो ए होल्डिंग कंपनी हो गई और बी उसकी सब्सिडरी कंपनी हो गई। अब द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्स दैट all companies having one or more subsidiary must prepare consolidated financial statement. अब यहां एक बात और बता दें कि जितनी भी होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी है, ए ने बी का एक्वायर किया, बी ने सी का किया, सी का डी ने किया, तो कई होल्डिंग सब्सिडरी की चेन हो गई, या ए ने बी का किया, ए ने सी का किया, तो वो भी मल्टीपल होल्डिंग्स और सब्सिडरी हो गई। तो कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि अगर ऐसा कोई होल्डिंग और सब्सिडरी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है या कंट्रोल हुआ है तो प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आपको कंसोलिडेटेड प्रिपेयर करना है। अब कंसोलिडेटेड अकाउंट्स पे हम आते हैं। कंसोलिडेटेड मींस कंबाइंड, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हेन financial statement or two or more entity are combined, then combined financial statement are called consolidated financial statement. General instruction for preparation of consolidated financial statement given Schedule 3 of the Companies Act 2013. Companies Act 2013 में प्रिपेयर करने के लिए Schedule 3 में सारे इंस्ट्रक्शन गिवन। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर बाय होल्डिंग कंपनी और पेरेंट कंपनी। अब आप ये जानिए कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता कौन है? एक होल्डिंग हो गई, एक सब्सिडरी हो गई। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिश्रित वित्तीय विवरण ये आपकी होल्डिंग कंपनी, जिसको पेरेंट कंपनी भी बोलते हैं, वही बनाएगी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंक्लूड होता? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, consolidated cash flow statement and consolidated notes to account। ये सारी चीजें consolidated financial statement में इंक्लूड होती, लेकिन आपके सिलेबस में मेन रूप से consolidated बैलेंस शीट ही डिस्कशन में है। अब टाइप्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी और पार्टली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? व्हेन होल्डिंग कंपनी एक्वायर 100% शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी। मींस 100 शेयर है और पूरा 100 शेयर अगर ए ने परचेज कर लिया तो होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी। और पार्टली में देखिए, व्हेन होल्डिंग कंपनी नॉट एक्वायर 100% शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी। इट मींस कि जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी का 50% से ज्यादा लेकिन 100% से कम शेयर एक्वायर करेगी तो पार्टली ओन सब्सिडरी कंपनी होगी। इफ होल्डिंग कंपनी एक्वायर ओनली 60% ऑफ शेयर, देन रिमेनिंग 40% शेयर होल्डर्स कॉल्ड माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। जितना शेयर होल्डिंग ने नहीं खरीदा उनको माइनॉरिटी शेयर होल्डर हम कहेंगे। और होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी में क्या होगा? नो माइनॉरिटी शेयर होल्डर, क्योंकि सारा ही शेयर उसने परचेज कर लिया है तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर उस केस में नहीं होंगे। और दोनों का अलग अलग मेथड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेटेड प्रिपेयर करने का। अब आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी मींस जब ए कंपनी ने बी कंपनी का 100% शेयर मींस टोटल शेयर परचेज कर लिया हो, उस केस में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आप कैसे प्रिपेयर करेंगे?
investment of holding company in subsidiary company and share capital of subsidiary company are eliminated. देखिए आपको करना क्या है कि आपको दोनों कंपनी का बैलेंस शीट दिया होगा, होल्डिंग कंपनी का भी बैलेंस शीट गिवन होगा आपको और सब्सिडरी कंपनी का भी बैलेंस शीट गिवन होगा। आपको करना क्या है, कंसोलिडेटेड मींस दोनों को मिला के एक बैलेंस शीट बनानी है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करनी है। तो आप करेंगे क्या, इन्वेस्टमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी इन सब्सिडरी कंपनी मींस होल्डिंग कंपनी ने जो सब्सिडरी कंपनी का शेयर परचेज किया है तो वो होल्डिंग कंपनी के इन्वेस्टमेंट यानी एसेट साइड में दिख रहा होगा, और शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी का जो शेयर कैपिटल है, इन दोनों को आप क्या करेंगे, एलिमिनेटेड मींस जब कंबाइंड करेंगे तो हटा देंगे। अब उसका क्या प्रोसेस है, यही आपको यहां डिस्कशन करना है। एग्जाम्पल 1 to 12 फॉर कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। अभी आगे आप देखेंगे कि 1 से 12 तक एग्जाम्पल दिया गया है केवल इसी के कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए, कि आपकी समझ अच्छी हो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे जब 100% शेयर होल्डिंग परचेज कर लिया। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ये कुछ पॉइंट है। इन प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पेरेंट एंड इट्स सब्सिडरी should be combined on a line by line basis by adding together. The following point kept in mind. जब भी हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो एक पेरेंट कंपनी यानी होल्डिंग कंपनी और दूसरी सब्सिडरी कंपनी, दोनों कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हम कंबाइंड करेंगे लाइन बाय लाइन बेसिस पे टुगेदर, दोनों को जोड़ते जाएंगे। और कुछ बातें केवल हमें ध्यान में रखनी है। वो क्या बातें हैं, पहला, द कॉस्ट ऑफ द पेरेंट होल्डिंग ऑफ इट इन्वेस्टमेंट मींस होल्डिंग कंपनी का इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी में, एंड द पेरेंट पोर्शन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर शुड बी एलिमिनेटेड। ये पहले डिस्कशन हो चुका कि होल्डिंग का इन्वेस्टमेंट जो सब्सिडरी में है और सब्सिडरी का शेयर कैपिटल, दोनों को हम हटा देंगे क्योंकि दोनों ही कॉमन चीज। अब एनी एक्सेस ऑफ द कॉस्ट मीन्स यहां आपको ये देखना है कि इन्वेस्टमेंट होल्डिंग का और सब्सिडरी का इक्विटी दोनों को आपको हटाना है। और आपको क्वेश्चन में ये देखना होगा कि ये जो होल्डिंग का इन्वेस्टमेंट है और सब्सिडरी की इक्विटी दोनों की अगर वैल्यू सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज अगर होल्डिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका ज्यादा है तो वो गुडविल आएगा और उस गुडविल को आप एसेट साइड में लिखेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। लेकिन अगर इसी का जस्ट अपोजिट होता है मींस कि आपका इन्वेस्टमेंट कम है इक्विटी से, तो वो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा और उसको लायबिलिटी साइड में आप लिखेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अभी एग्जाम्पल से ये और क्लियर होगा। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ये कैलकुलेशन हमें करना है सॉरी, ये कैलकुलेशन हमें करना है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का, कि इसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी मींस होल्डिंग कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट किया सब्सिडरी में उसकी कॉस्ट क्या थी, लेस बुक वैल्यू ऑफ शेयर परचेज, जितना शेयर परचेज किया उसकी बुक वैल्यू क्या थी, और कैपिटल प्रॉफिट सब्सिडरी कंपनी का क्या है, उन दोनों को ऐड करके कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से लेस करेंगे तो ये गुडविल आएगी या कैपिटल रिजर्व आएगा। और यही गुडविल और कैपिटल रिजर्व लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो गुडविल आएगी और जब बुक वैल्यू शेयर इक्विटी की वैल्यू ज्यादा होगी तो कैपिटल रिजर्व आएगा। अब यहां कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। कैपिटल प्रॉफिट मींस, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, अभी आगे स्लाइड में ये पॉइंट आएगा, कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट मींस एनी प्रॉफिट और रिजर्व बिफोर एक्विजिशन ऑफ शेयर मींस जिस दिन होल्डिंग ने सब्सिडरी का शेयर परचेज किया उस दिन के पहले का कोई भी अगर प्रॉफिट सब्सिडरी के पास है या रिजर्व है तो वो कैपिटल प्रॉफिट होगा और उसे बुक वैल्यू में शेयर के ऐड करना होगा।
और अभी एग्जाम्पल में ये कैलकुलेशन और आपका क्लियर होगा। अब ये देखिए, एक इलस्ट्रेशन है, आपको इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, डिबेंचर्स गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है, नॉन करेंट एसेट्स गिवन है, इन्वेस्टमेंट इन एस कंपनी शेयर। देखिए होल्डिंग कंपनी की जो बैलेंस होगी बैलेंस शीट, उसमें एक आइटम होगा इन्वेस्टमेंट जो इन एस कंपनी शेयर, मींस ये होल्डिंग ने इन्वेस्टमेंट किया है सब्सिडरी में और करेंट एसेट्स। ये एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया है। अब आपको क्वेश्चन अगर बुक में मिलेगा तो नॉन करेंट लायबिलिटीज में डिबेंचर्स होगा, लॉन्ग टर्म लोन होगा, और भी कई आइटम होंगे। करेंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट होंगे, बिल्स पेबल होगा। नॉन करेंट एसेट्स में आपकी फिक्स्ड एसेट्स अलग अलग दी रहेगी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। करेंट एसेट्स में कैश, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सब मतलब एक लार्ज बैलेंस शीट भी आपको हो सकती है। और उसी तरह सब्सिडरी कंपनी में सारे आइटम दिए हैं, और आप यहां ध्यान देंगे कि सब्सिडरी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। अगर होगा तो उसका क्या करना है वो हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन होगा। अब आपको करना क्या है, आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का देखिए जो हमने डिस्कशन किया कि हमें करना क्या है कि सब्सिडरी कंपनी की इक्विटी, शेयर कैपिटल और होल्डिंग का इन्वेस्टमेंट, इन दो को एलिमिनेट करना है। मींस कि जब हम कंसोलिडेटेड बनाएंगे तो इन दोनों को हटा देंगे। और अभी जो टॉपिक हम डिस्कशन कर रहे हैं कि 100% इक्विटी होल्डिंग ने परचेज किया। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते समय हमें करना क्या है कि सबसे पहले शेयर कैपिटल देखिए, जो क्वेश्चन में आपको होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों का है, लेकिन कंसोलिडेटेड प्रिपेयर करते समय आप केवल होल्डिंग का ही शेयर कैपिटल वहां पर ले जाएंगे। फिर इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में आप होल्डिंग प्लस सब्सिडरी, मींस होल्डिंग का पूरा सरप्लस ले जाएंगे और यहां सब्सिडरी के रिजर्व एंड सरप्लस को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। यहां एक पार्ट हो जाएगा इसका कैपिटल, एक पार्ट कैपिटल हो जाएगा और दूसरा रेवेन्यू। ये हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे। और कैपिटल पार्ट क्या होगा ये आपको याद रखना है। अभी कैपिटल पार्ट मींस बिफोर एक्विजिशन ऑफ शेयर, मींस जिस दिन होल्डिंग ने सब्सिडरी का शेयर परचेज किया उसके पहले का अगर कोई रिजर्व और सरप्लस है तो वो कैपिटल हो जाएगा, और रेवेन्यू का मतलब उसके बाद का। तो अब आपको यहां ध्यान रखना है कि यहां जो होल्डिंग कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस पूरा जाएगा और सब्सिडरी का केवल रेवेन्यू वाला पोर्शन जाएगा, कैपिटल वाला पोर्शन नहीं जाएगा। अभी फर्दर क्वेश्चन में हम डिस्कशन करेंगे तो इसको और क्लियर करेंगे। उसके बाद आप देखिए कि थर्ड डिबेंचर दोनों का ऐड होके चला जाएगा होल्डिंग सब्सिडरी का, मींस नॉन करेंट लायबिलिटी में जितने भी आइटम होंगे, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बैंक लोन, ये सारे होल्डिंग और सब्सिडरी के ऐड होके, क्रेडिटर्स, करेंट लायबिलिटी भी दोनों का ऐड होके फिर टोटल हो जाएगा। और नॉन करेंट एसेट्स भी होल्डिंग सब्सिडरी की ऐड होके जाएगी और करेंट एसेट्स भी होल्डिंग सब्सिडरी की ऐड होके जाएगी। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे इन दोनों को तो आपको ये दिखेगा कि आपने इक्विटी छोड़ दी है सब्सिडरी कंपनी की और यहां होल्डिंग का इन्वेस्टमेंट छोड़ दिया। इन्हीं दोनों को एलिमिनेट करना था, मीन्स हटाना था हमें कंसोलिडेटेड में। और एक चीज केवल आपको यहां ध्यान रखना है कि रिजर्व एंड सरप्लस अगर सब्सिडरी कंपनी का है तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कैपिटल और रेवेन्यू। कैपिटल वाला पोर्शन इक्विटी में ऐड हो जाएगा और रेवेन्यू वाला पोर्शन वापस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जाएगा। अब यही हम आगे फर्दर क्वेश्चन देखते हैं वन बाय वन और उसको हम
अब यहां एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि कैपिटल रिजर्व अगर होगा तो वो आ जाएगा लायबिलिटी में, और गुडविल अगर होगी तो वो आ जाएगी, जो प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अब 1 बाय 1 इलस्ट्रेशन हम देखते हैं। ये एग्जाम्पल 1 देखिए, ये आपको बैलेंस शीट पूरी दी गई है। अब हमें आपको इन दोनों का पूरा डिटेल गिवन है और लिखा है डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर इज एस कंपनी 1 अप्रैल 20। ये देखिए, आपको यहां ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट 31 मार्च 21 की है और डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर एस कंपनी 1/4/20, 1 अप्रैल 20 को ही शेयर परचेज कर लिया था। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज्यूमिंग दैट नो रिजर्व एंड सरप्लस, मीन्स जिस दिन वो शेयर परचेज किया उस दिन कोई रिजर्व एंड सरप्लस नहीं था सब्सिडरी कंपनी में। इट मीन्स कि ये जो 5000 रिजर्व है वो आफ्टर होगा, मीन्स परचेज के बाद, तो ये पूरा जो रिजर्व हुआ ये रेवेन्यू हो जाएगा। ये पहली चीज आपको डिसाइड कर लेनी है। अब दूसरी चीज जो आपको डिसाइड करनी है कि ये इक्विटी शेयर था कितने का, 30,000, और एक शेयर कितने का था, 10 रुपीज। अगर आप ऐसे देखें 30,000 कैपिटल है और एक शेयर 10 रुपीज का है, तो टोटल शेयर कितने आ गए, 3000 शेयर। अब इन्वेस्टमेंट में देखिए, एस कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, 3000 शेयर, मींस 3000 शेयर सब्सिडरी के पास है और इन्होंने पूरा 3000 परचेज कर लिया, मींस 100% कंट्रोल कर लिया। ये दो चीज आप क्लियर करने के बाद अब देखिए, यहां जो है इक्विटी की वैल्यू कितनी है, 30, और इसको परचेज कितने में किया, 30 में, मींस जो शेयर कैपिटल की वैल्यू थी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की भी वही वैल्यू है। तो इस केस में नो गुडविल नो कैपिटल रिजर्व, कोई भी गुडविल नहीं होगी, कोई कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा। आप सिंपल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे और जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं, शेयर कैपिटल केवल होल्डिंग का 50,000 आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस होल्डिंग का आएगा, और प्लस सब्सिडी का वो रिजर्व आएगा जो रेवेन्यू होगा। तो यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि नो रिजर्व एंड सरप्लस, जिस दिन होल्डिंग ने शेयर खरीदा कोई रिजर्व एंड सरप्लस नहीं था, मींस कि पूरा रिजर्व एंड सरप्लस रेवेन्यू है। तो दोनों को ऐड करके 10,000, 5,000, 15,000, और डिवेंचर भी दोनों को ऐड करके 25 और 13, 38, और क्रेडिटर्स भी 15 और 12 ऐड करके 27, और आप टोटल कर दिए 130। अब जब एसेट्स में आएंगे तो दोनों करंट नॉन करंट एसेट्स को ऐड करिए, 68, 40, 18, और करंट एसेट्स 2 और 20, 22, और एसेट्स का भी टोटल करेंगे तो 130 आएगा, और लायबिलिटीज भी आपकी 130। बस आपने किया क्या कि ये सब्सिडरी का शेयर कैपिटल हटाया और होल्डिंग का इन्वेस्टमेंट हटाया, और 30,000 का शेयर था, 30,000 कॉस्ट थी परचेज की, तो कोई भी कैपिटल रिजर्व गुडविल नहीं है। क्लियर है सबको ये? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए तो उससे और क्लियर होगा। देखिए सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है कि जिस दिन शेयर एक्वायर किया उस दिन कोई रिजर्व नहीं था, यानी सेम क्वेश्चन है, कोई रिजर्व नहीं था, तो यानी कि ये पूरा रिजर्व जो होगा ये रेवेन्यू हो जाएगा, मींस कि ये एक्विजिशन करने के बाद का है तो ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। अब आप उसी तरह बैलेंस शीट बना देंगे, होल्डिंग, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर, क्रेडिटर्स, सारी चीजें।
लेकिन यहां पे आप देखेंगे कि ये जो शेयर कैपिटल 30 था, इसको कितने में परचेज किया होल्डिंग ने? 32। मींस 30,000 का शेयर खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना किया? 32, यानी 2,000 एक्सेस पेमेंट कर रहे हैं। तो जब भी हम एक्सेस पेमेंट करेंगे वो गुडविल कंसीडर होगा और वो आपके बैलेंस शीट में गुडविल के नाम से आएगा, तब जाके 130 आपका क्लियर होगा। तो अब देखिए प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि ये जो आपका 30,000 था उसको 30 में ही परचेज किए थे। अब 30,000 के शेयर को परचेज करने के लिए पेमेंट 32 आप कर रहे हैं, तो इट मींस कि 2,000 जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं गुडविल के लिए दे रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं एग्जाम्पल 3 में। ये देखिए, इसमें भी सेम क्वेश्चन है, बस 30,000 शेयर कैपिटल को यहां परचेज कितने में कर रहे हैं? 28 में, यानी जितनी वैल्यू है उससे कम पेमेंट कर रहे हैं। कम पेमेंट कर रहे हैं तो आप क्या यहां पे आ जाएगा, बाकी चीजें तो ऐड होके आ जाएंगी, लेकिन यहां कम में आप परचेज कर रहे हैं तो आपका कैपिटल रिजर्व आएगा 2,000, तो उसको आप लायबिलिटीज में शो करेंगे। और ये हम पहले ही आपको डिस्कशन कर चुके थे कि जब भी देखिए पहले कोई भी कैपिटल रिजर्व या गुडविल अगर आती है तो थ्योरेटिकल में जो पहले जाके हमने डिस्कशन किया था कि जब भी आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू से ज्यादा होगी तो गुडविल आएगी, अगर बुक वैल्यू होगी तो कैपिटल रिजर्व आएगा, और इसी को ध्यान में रखते हुए सारा कैलकुलेशन हमारा चल रहा है। अब 3rd एग्जाम्पल तक क्लियर है। अब 4th से देखिए कुछ टेक्निकल चीजें हमने इंक्लूड की है, तो उसको भी आप ध्यान में रखिए। यहां तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब इसके बाद 4th एग्जाम्पल में हमने थोड़ा सा चेंज किया। यहीं से आपको समझना है कि डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर 1 अप्रैल 20, assuming that 5,000 reserve and surplus 1 अप्रैल 20 in subsidiary company, मीन्स जिस दिन शेयर खरीदा ये 5,000 का रिजर्व उसी दिन था। तो अब आपको करना क्या है कि ये रिजर्व उसी दिन था तो वो इक्विटी में ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये रिजर्व अब हो गया आपके लिए क्या? कैपिटल प्रॉफिट। मीन्स कि जब भी होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी का शेयर परचेज करती उस दिन तक अगर कोई प्रॉफिट या रिजर्व होगा तो वो कैपिटल होकर इक्विटी में ऐड हो जाएगा। क्लियर? तो अब देखिए क्या होगा। अब यहां पे आपको ये समझना है कि अब इक्विटी की वैल्यू हो गई 35 और अब कितने में परचेज कर रहे हैं? 30 में। तो जितनी वैल्यू है उससे कम में परचेज कर रहा होल्डिंग, तो ये होल्डिंग का कैपिटल प्रॉफिट होगा, वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। अब यहां आपको एक चीज ध्यान देना है कि अब यहां पे रिजर्व केवल होल्डिंग का ही जाएगा, ये रिजर्व नहीं जाएगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। क्यों? क्योंकि सब्सिडरी का जो रिजर्व है वो कैपिटल हो गया, और हमने आपको बताया था कि यहां कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में वही रिजर्व सब्सिडरी का जाता है जो रेवेन्यू होगा, मींस आफ्टर डेट ऑफ परचेज। तो अब यहां पे देखिए आप, ये पूरा क्वेश्चन हो गया। एसेट्स लायबिलिटी आप सब ऐड कर देंगे, लेकिन यहां 35 को 30 में आपने परचेज किया है तो 5,000 आपका कैपिटल रिजर्व आएगा, और तब बैलेंस शीट आपका टोटल होगा। अब जल्दी जल्दी थोड़ा हम लोग और इलस्ट्रेशन करते हैं। देखिए इसके बाद 5th एग्जाम्पल। यहां वही बात है कि 5,000 रिजर्व एंड सरप्लस था उस डेट को जिस दिन आपने शेयर परचेज किया, तो यहां भी ये इक्विटी की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। अब 35 को आपने कितने में परचेज किया? इन्वेस्टमेंट 40, तो यहां 5,000 आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं,
तो वो एक्स्ट्रा गुडविल के लिए आप दे रहे हैं, तो इस बैलेंस शीट में आपका कैपिटल रिजर्व ना आके गुडविल आएगा, तब बैलेंस शीट आपकी टैली करेगी। और आपको केवल दो ही चीज ध्यान रखना है कि आपको इक्विटी और इन्वेस्टमेंट दोनों को हटाना है। और रिजर्व एंड सरप्लस में आपको ध्यान रखना है कि सब्सिडरी का वही रिजर्व जाता है बैलेंस शीट में जो रेवेन्यू हो, तो ये रेवेन्यू नहीं है तो नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 6, इसमें 5000 रिजर्व एंड सरप्लस 1 अप्रैल 20। 1 अप्रैल 20 को ऑलरेडी 5 था, तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा इक्विटी में, और इस 35 को आपने परचेज किया 35 में। मींस इस केस में नो गुडविल, नो कैपिटल रिजर्व, सिंपल आप बैलेंस शीट अपनी बना देंगे और उसका टोटल टैली करेगा। केवल आपको लायबिलिटीज में से ये हटाना है और इन्वेस्टमेंट भी हटाना है, दोनों को रिमूव करना है एक तरीके से। अब एग्जाम्पल 7, इसमें देखिए ये क्वेश्चन है आपका। अब डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर 31 मार्च हो गया, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब बताइए, इसमें यह भी नहीं लिखा कि जिस दिन डेट को आपने परचेज किया रिजर्व एंड सरप्लस क्या था। तो यहां आपको ध्यान रखना होगा कि बैलेंस शीट 31 मार्च को है और उसी दिन शेयर परचेज किया। मींस कि ये जो रिजर्व है वो शेयर परचेज करने के पहले का ही होगा, तो वो इक्विटी की उसमें आ जाएगा। और 31 आपने परचेज किया, तो ये आपके लिए कैपिटल रिजर्व की बात हो गई 4000, तो यहां 4000 आपका कैपिटल रिजर्व आएगा। फिर 8th में यहां देखिए क्वेश्चन में 8th एग्जाम्पल में यहां भी 31 मार्च को प्रिपेयर परचेज किए, मींस कि ये रिजर्व पहले से होगा परचेज करने के लिए, तो ये कैपिटल में ऐड होगा। और 35 को हमने परचेज कितने में किया 38 में, तो 3000 एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, तो 3000 गुडविल यहां आएगी, तब जाके टैली होगा। अब इलस्ट्रेशन 9th देखिए आप, इसके बाद वो भी सेम है, बस आपका ये 5000 पहले का है और इसको परचेज कितने में किया 35 में, मींस नो कैपिटल रिजर्व नो गुडविल आएगा। यहां पे कोई कैपिटल रिजर्व और गुडविल नहीं है, तो आप सिंपल ऐड करके टोटल कर देंगे। बस दो ही चीज आपको ध्यान रखना है मेनली, कि ये सब्सिडरी का यहां कैपिटल नहीं जाएगा, शेयर कैपिटल, और इन्वेस्टमेंट होल्डिंग का नहीं जाएगा। इन्हीं दोनों को आपको एडजस्ट करना है। अब